थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ +1 अकाउंटेंसी। इसका हम लोगों ने पिछली क्लास में पहले लेक्चर को रिकॉर्ड और अपलोड किया था। आज की क्लास में हम इसका सेकंड लेक्चर इसके आगे रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि आपने अब तक पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का थ्योरी बेस क्या है, फिर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे थे जिसको गैप भी बोलते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसमें हमने इसका मीनिंग एंड नेचर देखा था। फिर देखा था ये दो प्रकार के हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशन। ठीक है जी। और अकाउंटिंग की कन्वेंशन और अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बाद हम लोगों ने इनके बीच का डिफरेंस देखा था। फिर हमने इसके फीचर देखे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। फिर हमने इसकी नेसेसिटी देखी थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाए क्यों गए। फिर हमने तीन बड़े ही फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो देखिए, आज के लेक्चर पर जंप करने से पहले मैं आपको ये एक्रूवल का जो प्रिंसिपल है वो एक बार फिर से कराना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार इसके एग्जाम्पल में कुछ कमी पेशी रह गई थी। देखिए, जो ये एक्रूवल का कंसेप्ट है, एक्रूवल का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो कहता है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्रूवल बेसिस पर मेंटेन करेंगे, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैश बेसिस पर मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है जी। एक्रूवल बेसिस पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, कैश बेसिस पर मेंटेन नहीं करेंगे। अब ये एक्रूवल बेसिस है क्या? देखिए, एक्रूवल बेसिस बोलता है कि हम जब किसी ट्रांजैक्शन को एंटर कर देंगे उस वक्त उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी। जिस वक्त हम ट्रांजैक्शन को एंटर कर देंगे उस वक्त हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे हमने उसके बदले में कैश पे किया है चाहे कैश पे नहीं किया। तो मैं इसको लिख देता हूं, transactions are recorded in the books when they have entered into। जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके बदले में कैश मिला है चाहे उसके बदले में कैश नहीं मिला है। अब देखिए, ट्रांजैक्शंस एंटर कब हुई हैं, ट्रांजैक्शन एंटर कब हुई हैं ये भी देखना पड़ता है। देखिए, अगर तो आपका जो बिजनेस है वो सेल ऑफ गुड्स का है, अगर आपका बिजनेस सेल ऑफ गुड्स का है तो जब आपने सेल कर दी, व्हेन सेल इज मेड, जब आपने सेल कर दी तो मान लेंगे आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लो। अगर आपका बिजनेस सेल ऑफ गुड्स का नहीं है, सर्विसेज का बिजनेस है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जिस वक्त आपने सर्विसेज रेंडर्ड कर दी उस वक्त हम मान लेते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, इसलिए बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। अब देखिए, सेल ऑफ गुड्स में ना एक छोटा सा पॉइंट और है। सेल ऑफ गुड्स कब मानी जाती है? सेल ऑफ गुड्स मानी जाती है व्हेन टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। मान लेते हैं मेरा काम है ये मोबाइल सेल करने का, जिस वक्त मैंने ये सेल मेड कर दी, जिस वक्त मैंने इसकी ओनरशिप सामने वाले बंदे को ट्रांसफर कर दी, तो मैं मान लेता हूं मैंने ये मोबाइल सेल कर दिया। ठीक है जी। ये देखिए, बड़ा ना लो का कंसेप्ट है। आपने टाइटल किस वक्त किस डेट को ट्रांसफर किया है, आपने ओनरशिप किस डेट को ट्रांसफर किया है, तो ये अकाउंट्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है हमारे को। कभी किसी वक्त में हम लो पढ़ेंगे तो उस वक्त इसको कर लेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जिस वक्त हम गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं तो हम मान लेते हैं उस दिन हमने गुड्स की सेल कर दी। उस दिन हमने गुड्स की सेल कर दी तो हम मान लेते हैं उस दिन हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, इसलिए उस ट्रांजैक्शन को उस दिन हम रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके बदले में कैश मिला है चाहे कैश नहीं मिला है। बस यही है। तो इसका ये एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में मैंने 3 डेट्स ली हैं। देखिए, 20 दिसंबर 2024 को आपने परचेज का ऑर्डर करा। ठीक है जी। और 20 मार्च 2024 को आपको गुड्स डिलीवर हो गई। और 10 अप्रैल 2025 को आपको आपने जो गुड्स आपको मिली उसके बदले में पेमेंट कर दी। ठीक है जी। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपका काम जो है, आपका बिजनेस जो है सेल ऑफ गुड्स का है,
तो जबकि ऑर्डर की डेट तो हम इग्नोर कर देंगे, ऑर्डर की डेट तो फोन पे आप पता नहीं कितने ऐसे आते जाते, कितने ऑर्डर आते रहते हैं। आपने जो गुड्स डिलीवर करी हैं, आपको जो गुड्स रिसीव हुई हैं परचेजर को, और जो सेलर ने जो गुड्स डिलीवर करी हैं वो 20 मार्च 2024 को हुई हैं। इसलिए सेलर और परचेजर दोनों के दोनों अपनी बुक्स में एंट्री जो करेंगे 20 मार्च को करेंगे, जब उन्होंने सेल ऑफ गुड्स कर दी, जब उन्होंने गुड्स का टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी। और ये पेमेंट की डेट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए इसकी बड़ी सारी इंप्लीकेशन होती है। 2024-25 में तो आपने परचेजर ने परचेज कर ली, यानी कि 20 मार्च 2024 को सेलर ने सेल कर दिया, लेकिन जो पेमेंट हुई और जो पेमेंट सेलर को रिसीव हुई वो 2025-26 में हुई, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ठीक है जी। तो 2025-26 में परचेजर ने पेमेंट की और सेलर को पेमेंट रिसीव हुई। तो देखिए 2024-25 में ना पेमेंट ना ही मेड हुई है ना ही रिसीव हुई है, तो इसके कारण बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स हमारे को करनी पड़ेंगी इस आउटस्टैंडिंग पेमेंट के कारण। बायर तो जो है जिसने गुड्स परचेज करी है वो अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर शो कर देगा, हमने इतने का माल उधार में लिया हुआ है। सेलर अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर शो कर देगा, हमने इतने का माल उधार पर दिया हुआ है। तो एक्रूवल सिस्टम के कारण हमारी एडजस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। तो इसकी फास्ट रीडिंग पर लेते हैं। इन अकाउंटिंग accrual basis is used for account recording of transaction. In accruals concept, transactions are recorded in the books of accounts when transactions are entered into. जब हम ट्रांजैक्शन एंटर कर देंगे उस वक्त हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब ट्रांजैक्शन एंटर्ड कब होती है? एंटर्ड होती है जी व्हेन सेल इज कंप्लीट, जब आप सेल कर देते हैं। और सेल कंप्लीट कब मानी जाती है? जब आपने टाइटल या ओनरशिप जो है गुड्स की ट्रांसफर कर दी है। अगर आपका काम गुड्स सेल करने का नहीं है, आपका काम सर्विसेज रेंडर करने का है, तो हम मानेंगे जिस दिन उसने सर्विसेज रेंडर कर दी है उस दिन वो ट्रांजैक्शन उसने कर दी है, उस दिन वो बुक्स में रिकॉर्ड कर दे। ठीक है जी। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूवर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चैप्टर जब कराऊंगा ना उस वक्त आपको डिटेल में करा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको जितना मैंने अभी समझाया है उतना ही समझ लीजिए कि डेटर्स और क्रेडिटर्स खड़े हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है जी। अभी हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, ये हमारा चौथा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। हमने 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर लिए हैं। हमने 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी अभी किए हैं। मैं आपको समराइज कर दूं। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। गो सी ए, गो से है गोइंग कंसर्न, सी से है कंसिस्टेंसी, ए से है एक्रूवल। ये आपको याद करने के लिए मैंने इसका एक मेमोरी कोड दे दिया। अभी हम चौथा अकाउंटिंग प्रिंसिपल करते हैं। चौथा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जी हमारा अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, क्रेडिटर अलग है, डेटर अलग है, पोटेंशियल इन्वेस्टर अलग है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सब अलग अलग हैं, बिजनेस अलग है और बाकी सारे बिजनेस से कंसर्न यूजर और पर्सन अलग है। अब इसका इंप्लीकेशंस क्या होता है? इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये होता है कि जिस तरीके से बिजनेस कोई पैसा उधार लेता है, मान लेते हैं उसने बैंक लोन लिया, बैंक लोन जैसे उसने उधार लिया, उसने किसी क्रेडिटर से माल उधार लिया, उसी तरीके से हम मान लेते हैं उसने बिजनेस ओनर से कैपिटल उधार ली है। इसलिए जब बिजनेस ओनर अपनी बैलेंस शीट बनाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जब वो अपने सारे बिजनेस के उधार कर्ज लिखता है तो वो पहले लिखता है बैंक लोन, फिर लिखता है क्रेडिटर जिससे उसने माल उधार पर लिया है, फिर अंत में वो लिखता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि उसने बिजनेस के ओनर से, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हैं, चाहे वो पार्टनर हैं, वो कैपिटल के तौर पर रिकॉर्ड करेगा और मानेगा जैसे उसने बैंक लोन क्रेडिटर से पैसा उधार लिया है उसी तरीके से कैपिटल उसने बिजनेस ओनर से उधार लिया है। इसका एक और इंप्लीकेशन क्या होता है? अब इसका इंप्लीकेशन एक और ये होता है कि अब बैंक वाला है, बैंक वाला बैंक लोन ऐसे तो देगा ही नहीं, बैंक वाला बैंक के बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करता है। तो देखिए जब बिजनेस ओनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखता है, तो यहाँ पर वो सारे खर्चों में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी लिखता है। वो यहाँ पर बताएगा कि मैंने बैंक से जो लोन लिया हुआ उसे मैंने कितना ब्याज दे रहा हूं। उसी प्रकार वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेगा। आपने बैंक लोन को
उधार लेते हैं जिस तरीके से बैंक वालों को ब्याज देते हैं, अगर आपने बिजनेस ओनर से जो कैपिटल उधार ली हुई है, उस कैपिटल के बदले में वो बिजनेस ओनर को कुछ ना कुछ ब्याज पे करेगा। मान लेते हैं उसने 5 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस ओनर से ली, तो वो अपनी लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर कैपिटल जो लिखेगा वो लिखेगा 5 लाख रुपए की उसने कैपिटल उधार ली है, और उसके ऊपर जो उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 10% कितने ही परसेंट से 5,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट बन गया। तो 5,000 रुपए का जो ये इंटरेस्ट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो रही है, उसने बिजनेस ओनर को 5 लाख की जो कैपिटल जो ली है वो तो देनी ही देनी है, उसके अलावा इसके ऊपर का 5,000 रुपए का ब्याज भी देना है। एक तरफ तो उसने 5,000 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और दूसरा उसने कैपिटल में ये ऐड करेगा जिससे उसकी उधारी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, जो मैंने बताया वही सारी की सारी थ्योरी है। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही कह रहा है जी, कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, एंड ट्रीट इट एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, इसको बिजनेस का एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस ओनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने क्या करा, बिजनेस का प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन बिजनेस ओनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, एक एक स्टेप करके, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में और डिटेल में आप समझ जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में 2 पॉइंट होते हैं। कह रहा है जी, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जहां बिजनेस की ट्रांजैक्शन आप मनी में मेजर कर सकते हैं, उसे तो आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कितने सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई होना, इंप्लॉइज का स्ट्राइक कर देना, ठीक है, या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट, या फिर आपके जो स्टाफ हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी से हैं, दूसरी दूसरी कंपनी के कंपैरेटिवली अच्छा काम करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे के सारे इवेंट हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हम मनी में एक्यूरेसी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा दूसरा कह रहा है जी, आप अपनी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी यूनिट में करें, चाहे आप किलोमीटर में, किलो में करें, लीटर में करें, सेंटीमीटर में करें, स्क्वायर यार्ड में करें, एकड़ में करें, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसे रिकॉर्ड जब करेंगे उसे केवल मनी टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे टर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी लिमिटेशंस तो मैंने आपको एक लिमिटेशंस तो अभी अभी बताई है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर मिस्ड आउट। चाहे जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इमेज आपके क्वालिटी स्टाफ की अच्छी है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे के सारे इवेंट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं करते हैं। दूसरी इसकी लिमिटेशन है, प्राइस लेवल इज इग्नोर्ड। देखिए, मैंने आज की डेट में एक एसेट 5 लाख रुपए की ली, आज से 3 साल बाद वो एसेट 8 लाख रुपए की हो गई, महंगाई बढ़ रही है, एसेट 8 लाख रुपए की हो गई, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम इसको 5 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे, 8 लाख में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस होते हैं वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, उसको इग्नोर कर देता है। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है जी। इसकी मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, बड़ा ही इजी थ्योरी है, आप इसको कई बार कर चुके हैं। तो हम अगले बिजनेस के कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है, कहता है जी, हमने ये तो मान लिया कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है इनफाइनाइट लाइफ है, हमने गोइंग कंसर्न में ये चीज सीख ली है, लेकिन इनफाइनाइट पीरियड तक रुक तो नहीं सकते, हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, हमें बिजनेस का प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है, उसकी उधार की सिचुएशन देखनी है, उसकी एसेट की सिचुएशन देखनी है। तो हम बिजनेस की लाइफ को 12 मंथ में डिवाइड कर देते हैं, बिजनेस की लाइफ को हम 12 मंथ में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 साल में हम डिवाइड कर देते हैं, और 1 साल के पीरियड के बाद हम बिजनेस की
ग्रोथ को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। हर एक साल बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस को, मॉनिटरी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ठीक है जी, बस यही आपका अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट कहता है। अब इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। यानी कि 2025-26 में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये 15 महीने, ये 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होगा। इससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, इस अकाउंटिंग पीरियड को सभी फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसलिए ये अकाउंटिंग पीरियड को इनकम टैक्स एक्ट ने फिक्स कर दिया है। यही अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट है। तो देखिए इसकी वही कह रहा है जी, 12 महीने का फिक्स कर दिया, अकाउंटिंग पीरियड हो गया। और इनकम टैक्स एक्ट की उसने बात कर दी यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसकी भी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी ही सिंपल थ्योरी है, आप बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। अब जी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हम अपनी बिजनेस में कोई भी एसेट जब परचेज करते हैं तो हम इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, आप अपने बिजनेस में कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? आपने कोई एसेट परचेज करी तो उसको 5 लाख 10 लाख कुछ परचेज प्राइस पे करके आए होंगे ना आप सामने वाले सेलर को। इसके अलावा मान लेते हैं आपकी एसेट बहुत बड़ी थी, उसको आपने जहां से परचेज करके लाए उससे अपनी फैक्ट्री में लाने तक उसको ट्रांसपोर्टेशन का आपने खर्चा दिया। छोटे हाथी में आई, कुछ ट्रक में आई, किसी भी चीज में आई, तो आपने मान लेते हैं 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का परचेज प्राइस था, 50,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन वाले को पे कर दिया। अब वो इतनी बड़ी एसेट थी, उसको इंस्टॉल कराने के लिए हमें लेबर बुलाना पड़ा, मिस्त्री बुलाना पड़ा, टेक्नीशियन बुलाने पड़े, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट मान लेते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 25,000 रुपए आ गई, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी। इसके अलावा और भी कोई छोटी मोटी खर्चे आप करते हैं उस एसेट को पुट टू यूज या रेडी टू यूज करने के लिए, कोई भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो एक्सपेंडिचर भी आप ऐड करते हैं। मान लेते हैं वो एक्सपेंडिचर है 10,000 रुपया, या मान लेते हैं वो भी 25,000 है, तो ये टोटल 6 लाख रुपए की आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाएगी। 6 लाख रुपए पे आप अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, अब 6 लाख रुपए पे आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। मान लेते हैं 6 लाख रुपए की आपकी एसेट है और हर साल आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो पहले साल में जो आप एसेट को बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे वो 6 लाख में से 10% यानी कि 60,000 रुपया लेस करने के बाद 5,40,000 रुपए में लेकर के जाएंगे। दूसरे साल में क्या होगा, 5,40,000 में से 10% 54,000 रुपए लेस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो जरूर लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 6 लाख में से 60,000 रुपए लेस करने के बाद जो वैल्यू आई 5,40,000 रुपए को बुक वैल्यू बोलते हैं। यही कह रहा है जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका इंप्लीकेशन ये है कि आपने 6 लाख रुपए की एसेट ले ली, उसको लेने के बाद वो उसकी वैल्यू चाहे 8 लाख रुपए हो जाए, चाहे 4 लाख रुपए हो जाए, चाहे 10 लाख रुपए हो जाए, चाहे 2 लाख रुपए हो जाए, मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात है। देखिए इसमें कुछ पढ़ाने लायक है, इसमें भी थ्योरी में कुछ पढ़ाने लायक मुझे लग नहीं रहा, बस उसने इसकी लिमिटेशन बता दी। एक लिमिटेशन में कहता है जी, मान लीजिए आपने आज की डेट में कोई लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की परचेज करी, आज से 5 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया हो गया, तो आपकी जो बिजनेस की वैल्यू 10 करोड़ रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होनी चाहिए, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई है।
लेकिन ये हिडन प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये हिडन प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब है जी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं? आपको एक बड़ी आसान सी लैंग्वेज बताता हूं मैचिंग कंसेप्ट की, आपकी बुक्स की लैंग्वेज को आप इग्नोर करते हैं। कह रहा है जी जब आप अपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपने जो भी रिवेन्यू अर्न किया है, और रिवेन्यू अर्न करने के बाद जो रिवेन्यू अर्न करते वक्त जो भी आपने एक्सपेंडिचर इंकरेड किया है, ये सेम पीरियड के होने चाहिए। ठीक है जी। आपने मान लेते हैं रिवेन्यू जो लिए 12 मंथ का लिया, तो आप एक्सपेंडिचर भी 12 मंथ का ही लेंगे, चाहे आप 15 मंथ का एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे। या इसको मैं और रिवर्स कर दूं, 12 मंथ का एक्सपेंडिचर लिया तो 12 मंथ का ही रिवेन्यू लेंगे, उल्टा सीधा आप नहीं लेंगे। अब मैं 2024-25 के अकाउंट्स बनाता हूं, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 का जो मेरा 12 मंथ आता है, इसी 12 मंथ के दौरान जो मेरे रिवेन्यू होंगे मैं वो रिवेन्यू लूंगा। इसी 12 मंथ के दौरान जो मेरे एक्सपेंडिचर होंगे मैं वो एक्सपेंडिचर लेस करूंगा, रिवेन्यू में से मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। अब ये आपने चाहे रिवेन्यू कैश में अर्न करे हैं, चाहे अपने एक्सपेंडिचर कैश में पे करे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। एक्रूवल कंसेप्ट वाली बात कर दी इसने। अब तो मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूवल प्रिंसिपल सेम सेम ही है ऑलमोस्ट। बुक्स इसको अलग अलग बनाती हैं तो हमें अलग अलग कवर करने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट बात ये सेम कह रहे हैं। ठीक है जी। अब तो वही है जी, अब ये जब उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उधार की ट्रांजैक्शन करने के कारण हमारे बिजनेस में बड़ी सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, वो सब प्रैक्टिकल चैप्टर में अच्छे से करेंगे। तो उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कारण बड़ी सारी एडजस्टमेंट हमारी क्रिएट हो जाती है, बस इसको आप इतना समझ लीजिए। ठीक है जी। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं मैचिंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ऑल द रेवेन्यू अर्नड एंड ऑल द एक्सपेंसेस इनकरेड टू अर्न दिस रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द करेक्ट प्रॉफिट, इट डजंट मैटर वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और इट हैज बीन पेड और नॉट। वही बात कह रहा है जी, सभी रेवेन्यू लो, सभी एक्सपेंसेस लो, चाहे कैश में आए हैं चाहे कैश में पे करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी लाइन में कहता है ये, according to this concept expenses for an accounting period are matched against the related revenue rather cash has been received or not। कह रहे हैं आप एक्सपेंसेस को रिवेन्यू के साथ मैच करो, या फिर रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करो, और जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके अकाउंटिंग पीरियड के हैं उसको उसको अकाउंट फॉर करो, चाहे आपने कैश में पे करें चाहे कैश में रिसीव हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये पहला पैराग्राफ इसके लिए काफी है। इस तरीके की लैंग्वेज ना आपकी डिफरेंट डिफरेंट किताबें यूज कर रही हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी हैं। आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, बात वो भी यही कह रही है और बात ये भी यही कह रही है। कह रहा है इट इज नॉट रेलेवेंट पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। अब इसके कारण क्या होगा, आपकी बड़ी सारी एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाएंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्रूड की, एडवांस इनकम की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल परचेज प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट इनकम इन अकाउंट बट ओनली डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आर टेकन इनटू अकाउंटिंग पीरियड। देखिए ये पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है जी आप फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में परचेज करके लाए 10 लाख रुपए की, उसकी जो लाइफ है 10 साल है, तो आप इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो लाख रुपया पर मंथ का आता है। कह रहा है जी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, पूरा पूरा 10 लाख रुपया नहीं डालेंगे। अब वो मान के चल रहा है कि आपने जो बिजनेस के रिवेन्यू जनरेट करते हैं, रिवेन्यू जनरेट करते वक्त आपने जो बिजनेस की एसेट को कंज्यूम किया है वो आपने केवल 1 लाख रुपए की बिजनेस की एसेट को कंज्यूम किया है, 10 लाख को कंज्यूम नहीं किया है। ठीक है जी। तो इसलिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालिए। 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इस साल डालिए, 1 लाख रुपए की हमने इस साल में कंज्यूम करी एसेट, 1 लाख रुपए की नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से 10 सालों में हम 1-1 लाख रुपए की एसेट को कंज्यूम करेंगे, 1-1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से मैच होता रहेगा। ठीक है जी। अब है जी ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी एस्पेक्ट। देखिए इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी है, वहां पे प्रैक्टिकल में डिटेल में करेंगे, फिलहाल इसको आधा अधूरा सा समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल में और डिटेल में समझेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहते हैं, आपने अपने बिजनेस में कोई भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं।
इसको ड्यूल एस्पेक्ट को टू फोल्ड एस्पेक्ट भी बोल देते हैं। थोड़ा सा समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। आपने गुड्स परचेज करी 50,000 रुपए की कैश में, आपने गुड्स परचेज करी 50,000 रुपए की क्रेडिट में यानी कि उधार में, आपने गुड्स परचेज करी 25,000 रुपए तो उसको कैश में दे दिए और 25,000 रुपए उसे कहते हैं बाद में ले लेना, या 25,000 रुपए उधार में, उधार की होगी। अब उसकी एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री ड्यू फुल रिस्पेक्ट कैसे होता है। जो आपने गुड्स परचेज कर ली उसके लिए तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो कैश आपके हाथ से चला गया 50,000 रुपया उसके लिए क्रेडिट कर देते हैं। जो आया उसे डेबिट कर देते हैं, जो चला गया उसे क्रेडिट कर देते हैं। ये एक नियम है, इस नियम को आप पढ़ेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया क्या है, गुड्स आई है ना, गुड्स के लिए हमेशा परचेज अकाउंट खोलते हैं, पिछले चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूं, उसको कंफ्यूज मत होइए। जो आया गुड्स आई तो यानी कि गुड्स को डेबिट कर दिया, यानी कि परचेज को डेबिट कर दिया। गया क्या, 50,000 रुपए का चला गया, 50,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे भी जो गुड्स आई है, चाहे आपने उधार में करी है, गुड्स आई है तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, मान लेते हैं हमने जो उधार में परचेज करी है ना गुड्स, वो मोहन से परचेज करी है, मोहन को आप क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपए। तो यहां पे नियम बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। हमारे को गुड्स देने वाला कौन है, मोहन है ना, इसलिए मोहन का अकाउंट हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे भी ड्यूल एस्पेक्ट है, यहाँ पे भी ड्यूल एस्पेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स आ गई, गुड्स आने के नाम पर आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 रुपए का, आपके पास से चला क्या गया, कैश चला गया 25,000 रुपए का। और आपको गिवर कौन है, मोहन जो है उसने 25,000 रुपए उधार में दिया है, तो मोहन को 25,000 रुपए से आपने उधार में खड़ा कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे नियम बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट और क्रेडिट द गिवर। देखिए जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं ना, उतने ही अमाउंट के लिए आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या फिर जो अमाउंट आप क्रेडिट में डाल रहे हैं उतने ही अमाउंट के लिए आप एक से या एक से ज्यादा के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये ड्यू फॉल्ट एस्पेक्ट आपको बोलता है। ठीक है, यहां पे तो एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है डेबिट और क्रेडिट के बदले में, लेकिन यहां पर एक डेबिट हो रहा है लेकिन दो क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो यही ड्यू फॉल्ट एस्पेक्ट है। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। कह रहे हैं जी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट और टू फोल्ड एस्पेक्ट शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट द टू प्लेसेस। वही कह रहा है जी, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट है। इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। एटलीस्ट दो अकाउंट तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। देखिए यहाँ पे परचेज और कैश था, यहाँ पे परचेज और मोहन अकाउंट है, यहाँ पे तीन अकाउंट है, यहाँ पे दो से ज्यादा है, दो तो हर केस में होंगे ही होंगे। एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। हर एक डेबिट के लिए एक या एक से ज्यादा अकाउंट में क्रेडिट होता ही होता है। यही हमने किया हुआ है। The system of recording transaction based on duality aspect is called as double entry system। इसी dual aspect को टू फोल्ड एस्पेक्ट के कारण हमारा डबल एंट्री सिस्टम बनता है। हमारी बुक का नाम भी डबल एंट्री सिस्टम है। हमें यही सब +1 की अकाउंटिंग में सिखाया जा रहा है। ठीक है जी, अब ये ना इसके ऊपर आपको जब मैं चैप्टर कराऊंगा ना अकाउंटिंग इक्वेशन का, वहां पे कर लीजिएगा। अभी ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और आधा अधूरा समझा हुआ माइंड को कंफ्यूजन देता है, तो ये 3 पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में डिटेल में करवा दूंगा। अब है जी रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बताता है कि आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे। आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, कह रहे हैं जी वही बात जो अभी आपको मैंने एक्रूवल में बताई थी, फिर इसको रिपीट कर देता हूं। जब आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी
तो आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर दीजिए। और ट्रांजैक्शन एंटर्ड कब किया ये कब पता चलेगा? कह रहा थी अगर आपका काम जो है गुड्स को सेल करने का है, अगर आपका काम गुड्स को सेल करने का है तो जिस दिन आपने गुड्स को सेल कर दिया उस दिन मान लेते हैं आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी, उसको उस दिन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिए। और गुड्स को सेल कब माना जाता है? जब टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। मेरा काम मोबाइल बेचने का है, जिस दिन मैंने मोबाइल की ओनरशिप परचेजर को दे दी, आज से मैं ओनर ना रहा, परचेजर इसका ओनर हो गया, उस दिन मैं मान लेता हूं मेरी सेल कंप्लीट हो गई, उस दिन मेरी सेल हो गई, उस दिन मैं ट्रांजैक्शन को एंटर कर दूंगा, उस दिन मैं रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दूंगा। अगर मेरा काम सर्विसेज रेंडर करने का है तो जिस दिन मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी उस दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन एंटर्ड मान ली जाती है, उस दिन मैं रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर दूंगा। बस यही इसका क्रक्स है। कह रहा है जी का कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स द रिवेन्यू फॉर ए बिजनेस टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स, इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हेन रियलाइज। कह रहा है रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर दो जब ये रियलाइज हो जाएगा। अब ये कह रहा है जी रिवेन्यू तो आप रिकॉर्ड तो कर दोगे जब रियलाइज कर देगा। हमारे को दोनों टर्म्स फिर से समझा रहा है, कह रहा है पहले रिवेन्यू और रियलाइज को समझो। रिवेन्यू तो मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, कोई भी आपका काम जो है मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आता है वो आपका रिवेन्यू कहलाता है। मेरा काम पेन बेचने से है, पेन बेचने से जो पैसा आएगा मेरा रिवेन्यू। मोबाइल बेचने का अगर मेरा काम है, मोबाइल बेचने से जो मेरा पैसा आएगा वो रिवेन्यू। मेरा काम लैपटॉप बेचने का है, लैपटॉप बेचने से जो मेरा पैसा आएगा रिवेन्यू। इसके अलावा मैंने बिजनेस के रिसोर्सिस को कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, मान लेते हैं मैंने बिजनेस के रिसोर्सिस को किसी को उधार दे दिया तो उससे जो ब्याज जो आ रहा है वो मेरा पैसा जो होगा वो रिवेन्यू कहलाएगा। बिजनेस की बिल्डिंग को मैंने किसी को किराए पर दे दिया है, वो जो मेरे पास किराया आएगा वो मेरा रिवेन्यू कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब इसने रिवेन्यू की टर्म समझा दी यहाँ पे। अब रिवेन्यू के लिए कह रहा है रियलाइज। रियलाइज इज डीम्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड एट द टाइम व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन एंटर्ड कर दी है उसी दिन हम इसको रियलाइज कर लेंगे। एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये बड़ा कॉमन सी बात है, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी, जिस दिन आपने गुड सेल कर दी, उस दिन आपकी एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आप सामने वाले से पैसा मांग सकते हैं। और सामने वाले की ऑब्लिगेशन आती है कि उस सामने वाला उस दिन आपको पैसा देगा। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी लाइन है, इस लाइन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी, जिस दिन आपने गुड्स को सेल कर दिया, जिस दिन आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, उस दिन आपकी एक ऑब्लिगेशन आ गई, आप सामने वाले से पैसा मांग सकते हैं। और उस दिन उस ऑब्लिगेशन आ गई, सामने वाले की सामने वाले को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये उसी पॉइंट को बता रहा है, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट और ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट एस्टैब्लिश्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। Transaction is deemed to have been entered at the point of time when goods have been sold, that is when title ownership of the goods have been transferred। हमने गुड्स जब सेल कर दी है तो यानी कि गुड सेल कब मानी जाएगी? जब हमने टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर दिया है परचेजर को। और सर्विसेज के केस में कह रहा है कि सर्विसेज केस में जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी है तो आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो, उस दिन ट्रांजेक्शन एंटर कर दो। इट इज द टाइम, वही पॉइंट रिपीट कर दिया, इस दौरान परचेजर की लायबिलिटी आ जाती है पैसा पे करने के लिए। वही एग्जांपल है, कह रहा है आपने 1 तारीख को ऑर्डर दिया, 20 जनवरी को आपने गुड्स की सप्लाई कर दी, तो 20 तारीख को 20 दिन गुड्स की सप्लाई हो गई है, टाइटल ट्रांसफर हो गया है 20 तारीख को। परचेजर भी अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देगा 20 तारीख को, सेलर भी अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। आपने कैश बाद में पे करा है या कैश में आपको बाद में रिसीव हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है जी, अभी मैंने आपको बताया ना, अभी तक तो मैंने आपको जो बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सेल और सर्विसेज, सेल होना गुड्स का, सर्विसेज होना। अब कह रहा है यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से जो पैसा आता है उसे कब रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए वो बता रहा है हमारे को, उसे टाइम बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। उसने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, कह रहा है रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम। कौन सी इनकम की बात कर रहा है? जो फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने से
जो आपकी इनकम होती है उसे आप टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। मान लेते हैं मैंने अपनी ऑफिस की बिल्डिंग, मैंने अपने बिजनेस की बिल्डिंग किसी और को किराए पर दी हुई थी, और मार्च का रेंट मैं मार्च में रिकॉर्ड करूंगा, फरवरी का रेंट मैं फरवरी में रिकॉर्ड करूंगा, जनवरी का रेंट मैं जनवरी में रिकॉर्ड करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को मार्च का रेंट, जनवरी का रेंट, फरवरी का रेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में मिले, मई में मिले, वो जब भी मिलता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मैं एडजस्टमेंट डाल दूंगा, लेकिन जब वो टाइमली बेसिस पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ये एग्जांपल एग्जांपल फॉर द रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2024, मार्च 2024 का रेंट चाहे आपको अप्रैल 2024 में मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिकॉर्ड कर दीजिए, 24-25 में रिकॉर्ड मत करो। अब नेक्स्ट वही है जी, इसने एक एक्सेप्शन बता दी, इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन की ना एक एक्सेप्शन रहेगी इसकी। तो एक्सेप्शन कुछ इस प्रकार है, आप ना अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे भविष्य में, आईसीएआई ने टोटल 29 एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं, इसमें एक एएस 7 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एएस है। उसने कह रहा है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो पुल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं बड़ी बड़ी, कई कई साल लग जाते हैं इनके, कई कई साल लग जाते हैं इनके इनके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो कई साल तक हम वेट तो करेंगे नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक पुल का एक पुल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है किसी के पास, और पुल बनाने में लग गए उसके 5 साल। तो वो पुल बनाने में जो 5 साल लग गए, तो पुल बनाने की जो उसकी सर्विसेज थी 5 साल में कंप्लीट हुई। ठीक है, तो पुल बनाने की जो सर्विसेज उसकी 5 साल में कंप्लीट हुई, तो 5 साल तक वेट थोड़ी ना करेगा अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एएस बनाया हुआ है, कहता है जब आप 25% काम पूरा कर दो तो 25% रिवेन्यू डाल देना, जब आप 50% काम पूरा कर दो तो 50% रिवेन्यू बुक कर दो, जब 75% कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाए तो 75% बुक कर देना। तो वो उस कंस्ट्रक्शन के केस में उस AS7 के अकॉर्डिंगली हम अपने रिवेन्यू को बुक करेंगे, इस प्रिंसिपल को नहीं लगाएंगे। There is an exception to the general rule of revenue recognition. In case of construction contract, which may take 2 to 3 years to complete, revenue is deemed to be realized on proportionate basis on the part of contract complete. Proportionate basis क्या 25%, 30%, 35%, जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे आप रिवेन्यू को बुक करते जाइएगा। ठीक है जी, इसको रहने दीजिए, हायर परचेज बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से भी जरूरत नहीं है, हायर परचेज को रहने दीजिए। अब है जी आखिरी आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। कह रहा है जी हम अपनी बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन हमारी फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ना हमारे बिजनेस ने 2 जगह से माल परचेज करा, 50,000 रुपया एक जगह से माल परचेज करा, 50,000 रुपया दूसरी जगह से माल परचेज करा। अब अकाउंटेंट एक ये जो था ना पहले वाला, वो अकाउंटेंट का जानकार था, उसने इस ट्रांजैक्शन को 50,000 की जगह ना 45,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया और दूसरी ट्रांजैक्शन को 50,000 के। अब वो अकाउंटेंट मैनेजर के पास गया और कहता है जी देखिए हमें सेम क्वालिटी का सेम क्वांटिटी का माल ये वाला वेंडर हमें 45,000 रुपए का दे रहा है और दूसरे वाला वेंडर हमारे को 50,000 रुपए का दे रहा है, तो आज से आप इस वाले वेंडर से माल लिया करे, इस वाले वेंडर से माल लेना ही बंद कर दीजिए। उस अकाउंटेंट ने कितनी पर्सनल बायसनेस कर दी अपनी कमीशन फिक्स करने के लिए। अब इस वाले के आदमी के पास जाएगा और कहेगा यार थोड़ी 2-4 हजार हमारे को कमीशन दे दे क्योंकि मैंने तेरे सेल बढ़वा दी। तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए रिकॉर्डिंग में। इसलिए ऑब्जेक्टिव ये हमारा प्रिंसिपल बनाया गया और इसने कहा कि आज से आप जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किसी ना किसी सोर्स वाउचर के बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे।
अब आपने कोई गुड्स परचेज करके लाएंगे तो आपको परचेज का बिल होना बहुत आवश्यक है। कोई गुड्स आप सेल करेंगे तो सेल के लिए आपको उसको बिल देना बहुत आवश्यक है। आप कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं या कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश मेमो लेंगे या कैश मेमो देंगे। कोई आप उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं या उधार में गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में डिलीवरी चालान लेंगे या डिलीवरी चालान देंगे, इनवॉइस लेंगे, इनवॉइस देंगे। तो वो इनवॉइस के ऊपर जो अमाउंट लिखा होगा उसी अमाउंट में हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इससे पर्सनल बायसनेस नहीं होता है। यही कह रहा है जी, इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम बायसनेस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर, किसी का भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारी मेजरमेंट, जो भी हम 50,000 60,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ वेरीफाइएबल एविडेंसेस हैं तो हम मान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। इट is possible only when transactions are reported supported by verifiable documents such as cash memo, invoice, sale bill, paying slip, agreements etc. ये सारे के सारे आपके एक तरीके के बिल हैं। इनके बीच के डिफरेंसेस को अगले वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। फिलहाल ये याद कर लीजिए, इन्हीं किसी ना किसी बिल के बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज द रीजन फॉर अडॉप्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट एज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए, हमने अभी एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट किया, हिस्टोरिकल बेसिस का कंसेप्ट करा है। हिस्टोरिकल बेसिस का कंसेप्ट ने हमारे को समझाया है कि हम अपनी बुक्स में कोई भी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जितने में परचेज करके लाए हैं उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, जितने में परचेज करके लाए हैं उतने का बिल भी हम लेकर के आए होंगे, उतने का बिल हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पर्सनल बायसनेस तो पॉसिबल है ही नहीं। मार्केट वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करने लगते तो अकाउंटेंट की पर्सनल बायसनेस हो जाती ना। अकाउंटेंट को लगता हो 5 लाख की नहीं, आज की डेट में एसेट 6 लाख की है, वो 6 लाख रिकॉर्ड कर लेता। अकाउंटेंट को लगता वो 7 लाख की है तो 7 लाख की रिकॉर्ड कर लेता। तो ये ना ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाता अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को, एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट भी पूरा हो जाता है। तो ये इस पॉइंट में हमारे को यही बता रहा है। ये यही कह रहा है, मार्केट वैल्यू तो है ना पर्सनल जजमेंट का काम है। कोई कहेगा मार्केट वैल्यू 5 लाख है, कोई कहेगा 7 लाख है, कोई लगेगा 10 लाख है। तो वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं होंगी, इसलिए हम मार्केट वैल्यू नहीं यूज करते हैं। हम वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब है जी पहली कन्वेंशन है, वो माने आपको 8 + 3 + 8 टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करवा चुका हूं। अब ये 3 कन्वेंशन और करा रहा हूं मैं आपको। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहती है जी? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारे को कहती है कि आप अपनी बुक्स में कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करेंगे वो फुल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको उसका फुल डिस्क्लोजर करेंगे, उसका जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसकी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, मैं इसका पॉइंट आपको पढ़ाता हूं। कह रहा है जी, द कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी शुड मेक ए फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द आइटम्स एंड इंफॉर्मेशन। सभी की सभी आइटम और इंफॉर्मेशन का फुल डिस्क्लोजर करो। अगर वो आइटम और उसको डिस्क्लोज करना लॉ ने रिक्वायरमेंट कर रखा है, या वो आइटम और वो इंफॉर्मेशन बहुत ही मटेरियल और सिग्निफिकेंट है, मतलब कि महत्वपूर्ण है, और या फिर उस मटेरियल और इंफॉर्मेशन से हमारी एंटिटी का इकोनॉमिक अफेयर अफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे इवेंट जिसको रिकॉर्ड करना एज पर लॉ बहुत ही जरूरी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मटेरियल है, और जिससे हमारी एंटिटी का इकोनॉमिक अफेयर अफेक्ट होता है, उसे आप फुल डिस्क्लोजर करेंगे। बस ये यही कह रहा है इस प्रिंसिपल में। ठीक है जी, बाकी के जो शब्द हैं इसकी रिपीटेशन है, लेकिन क्रक्स इसका यही है। There should be sufficient disclosure of information which is of material interest to the user of financial statements such as proprietor, creditor, potential investor, etc. कह रहे हैं जी, आपने के मतलब जो भी बिजनेस के लिए मटेरियल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, उसको आप रिकॉर्ड करो, और वो
मटेरियल इंफॉर्मेशन चाहे प्रोप्राइटर के लिए मटेरियल है, क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जिसके लिए भी मटेरियल है उसके लिए आप रिकॉर्ड, इसलिए उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, उस इंफॉर्मेशन को दिखाओ। अब इस पॉइंट में कह रहा है जी ये पॉइंट को एडहरन करने के लिए, इस पॉइंट को प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए कंपनी एक्ट ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का एक पूरा का पूरा बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है। उसमें उसने कितनी सैकड़ों आइटम बताई हुई हैं, इन सबको डिस्क्लोज करना आवश्यक है। ठीक है जी। तो वो एज पर कंपनी एक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को बताया गया है, एज पर कंपनी एक्ट जो हमारे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया गया है, उसके अंदर जो भी मटेरियल आइटम, जो भी आइटम बताई गई है उसको डिस्क्लोज करना बहुत आवश्यक है एज पर दिस प्रिंसिपल। कह रहा है जी बहुत सारी आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते, उस आइटम को हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे। ठीक है। अब मेटीरियलिटी का कंसेप्ट क्या कह रहा है? मेटीरियलिटी का देखिए, फुल डिस्क्लोजर के कंसेप्ट ने तो आपको बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल है उसको आप शो जरूर करेंगे। अब मेटीरियलिटी का कंसेप्ट कहेगा कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए इमैटेरियल है, कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए इमैटेरियल है तो उसे आप शो मत करो, क्योंकि कितनी सारी इंफॉर्मेशन, आप छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी आप शो करने लग गए तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हजारों पेजेस के बन जाएंगे, बैलेंस शीट भी हजारों पेजेस की बन जाएगी। इसलिए कोई छोटी मोटी आइटम, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन आपको लगता है इग्नोर करने लायक है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं द कन्वेंशन ऑफ द कन्वेंशन इज एक्सेप्शन to the convention of full disclosure. According to materiality convention, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. पहले फुल डिस्क्लोजर में तो कह रहा है फुल डिस्क्लोज करो, अब कह रहा है इसमें मेटीरियलिटी के कन्वेंशन में कह रहा है छोटी मोटी आइटम को डिस्क्लोज मत करो, इसलिए ये फुल डिस्क्लोजर जो है ना इसकी एक एक्सेप्शन है। तो ये यही कह रहा है कि कोई भी ऐसी आइटम है जिसका इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, जो बहुत ही इरेलीवेंट है, उसको आप डिस्क्लोज मत करो। मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखते हैं, हम ये नहीं बताते हमारे पास 10 क्रेडिटर हैं, 20 क्रेडिटर हैं, 25 क्रेडिटर हैं, और हम क्रेडिटर के नेम भी नहीं बताते हैं। नेम बताना और उसका नंबर बताना हमारे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अमाउंट हमारे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है, अमाउंट जरूर बताते हैं अपनी बैलेंस शीट में बनाते हैं वक्त। अब ये कह रहा है जी ऐसी कोई छोटी मोटी आइटम है, द अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज विद अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरीली ओवरबर्डन। कोई छोटी मोटी आइटम है या तो उसको छोड़ दो या दूसरी आइटम से उसको मर्ज करके काम खत्म कर दो, उसके लिए अलग से हेड मत बनाओ। ठीक है जी। अब ये कह रहा है जी आपने अपने बिजनेस में स्टेशनरी ली, पेन लिया, पेंसिल लिया, शॉर्पनर लिया, स्केल लिया। अब वो पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, पेंसिल की जो लाइफ होती है ना 1 साल से ज्यादा होती है। आज की डेट में तो स्टील के स्केल आ रहे हैं 10-10 साल तक टूटते ही नहीं है। अब वो 10 रुपए का स्केल है, 10 साल तक टूटेगा नहीं, आप उसके लिए एसेट मत क्रिएट करो, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंडिचर के तौर पर छोटा मोटा खर्चा डाल करके वहां पे एक्सपेंडिचर दिखा करके काम खत्म कर दो। आपके मान लेते हैं बिजनेस में बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स हैं, 5 लाख रुपए की एसेट है, कोई 20 लाख रुपए की एसेट है। अब आपने 2,000 रुपए की आपने स्टेशनरी परचेज कर दी, तो 2,000 रुपए की स्टेशनरी परचेज करना बड़ा अजीब सा लगता है, हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे 200 रुपए का, खराब बात है। तो 2,000 का जो ये है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेशनरी का खर्चा 2,000 रुपए का डालो और काम खत्म कर दो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मर्ज कर दो। तो यही इस पॉइंट में इसने बताया है। ठीक है जी। तो ये यही कह रहा है, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल, स्केल्स एक्सेट्रा आर नॉट शोन इन द एसेट, इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसिव फॉर दैट पीरियड वेदर कंज्यूम्ड और नॉट। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा करके काम खत्म कर दो। कह रहा है जी अब आपने ये तो कह दिया मटेरियल इंफॉर्मेशन दिखाओ, मटेरियल मत दिखाओ। अब मटेरियल क्या है हमारे को ये भी तो बता दो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मटेरियल। द मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। अब क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है, ये हमारे को हर आइटम के नेचर को देखना पड़ेगा, उसका अमाउंट देखना पड़ेगा। An item or fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge or disclosure will influence the decision of informed user. कह रहा है जी कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
उस इंफॉर्मेशन को आपको लगता है कि वो यूजर जिसके पास अकाउंटिंग स्टेटमेंट जाएगी उसके यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है, तो वो मटेरियल है। अगर आपको लगता है कि वो यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगी तो वो मटेरियल नहीं है। यहाँ पे उसने कोई क्लियर कट लिमिट नहीं दी है, उसने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है कि अगर यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट करेगा वो आइटम तो वो मटेरियल है, अगर वो यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा तो वो मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग फैक्ट्स आर कंसीडर टू बी मटेरियल: अमाउंट स्पेंट पर एडिशनल कैपेसिटी ऑफ ए थिएटर, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मटेरियल। आपने कोई आप थिएटर मेंटेन करते हैं, आपके थिएटर में पहले 200 सीट थी, अब आप 200 सीट की जगह उसके तोड़ के उसको बड़ा कर रहे हैं, 400 सीट कर रहे हैं, तो वो तो यार इतनी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो तो पता लग ही रहा है। कोई आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, वो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। उसने एग्जाम्पल दिए हैं ये सब। अभी मटेरियलिटी में ना एक कंसेप्ट आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी है, मान लेते हैं मैं रिलायंस टाटा का कोई एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस टाटा ने की सेल बड़े बड़ी होती है। मान लेते हैं इस साल 2025-26 में रिलायंस ने जो टोटल सेल करी 1936 करोड़ 52,32,332 रुपया 55 पैसे करी। अब यार ये 55 पैसे को तो सबसे पहले इग्नोर ही हटाओ। अब वो रिलायंस इसको जब रिकॉर्ड करता है वो कहता है 1932 करोड़ 52,32,330 रुपए में रिकॉर्ड करो और काम करो। उसने क्या करा, उसने राउंड ऑफ टू 10 रुपीज के राउंड ऑफ कर दिया। उसके लिए ये अमाउंट 10 रुपया राउंड ऑफ करना मटेरियल नहीं है। लेकिन एक स्टेशनरी की दुकान है जिसका काम ही 5-5 10-10 रुपए बेचना है, वो अपनी ट्रांजैक्शन को कभी भी 10 रुपए में राउंड ऑफ नहीं करेगा। अब ये 10 रुपया उस टाटा के लिए तो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए ये 10 रुपया मटेरियल है। ठीक है जी, तो मटेरियलिटी के कंसेप्ट में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आज का आखिरी टॉपिक है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिव, यानी कि सेफ प्ले करना। देखिए, कंजर्वेटिव और प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म का अर्थ यही है, थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलना। ठीक है, अब कंजर्वेटिव अप्रोच है क्या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच तो है जी, कह रहा है जी बिजनेस में अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होगा तो उसको आप अकाउंट फॉर कर लो, उसकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर लो। लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मत करो। बस इतनी सी बात है। आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मत करो। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, आइए थ्योरी पढ़ लेते हैं। The principle of conservatism requires a business to be extremely cautious about possible losses. If there is anticipated loss, an adequate provision in the account should be made for it, and there is no need to make any provision for anticipated revenue or gain. ठीक है जी, कोई बिजनेस में लॉस होने वाला है तो उसके लिए आप एक प्रोविजन बना दो। कोई बिजनेस में आपको रिवेन्यू होने वाला है भविष्य में तो उसके लिए कोई प्रोविजन मत बनाओ। द फॉलोइंग एग्जांपल इंडिकेट्स दैट एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिव इन द एप्लीकेशन। कह रहा है जी, हम जब भी बिजनेस में स्टॉक मेजर करते हैं तो स्टॉक के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर लेस। जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में स्टॉक लिखते हैं, तो हम स्टॉक देखते हैं। मान लीजिए मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, मेरे कुछ रेडीमेड गारमेंट्स पड़े हुए हैं, इस साल नहीं बिक पाए। रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने के लिए जो मेरी कॉस्टिंग आई 50,000 रुपए की कॉस्टिंग आई, लेकिन मैंने देखा अरे यार ये 50,000 रुपये कॉस्टिंग तो आ गई, लेकिन ये मेरे कपड़े बनाते ही आउटडेटेड हो गए हैं। आज की डेट में तो लोग इस कपड़ों को खरीद ही नहीं रहे हैं, नए नए जमाने के कपड़े आ गए हैं, तो मैं मुश्किल से इन कपड़ों को 50,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये में बेच पाऊंगा। तो मेरी मार्केट वैल्यू तो 50,000 रुपया, लेकिन मार्केट प्राइस, मेरी जो स्टॉक की कॉस्टिंग है वो तो 50,000 रुपया, लेकिन मार्केट प्राइस 30,000 रुपया है। इसलिए मैं अपने स्टॉक को 30,000 रुपये में रिकॉर्ड करूंगा।
50,000 रुपए में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आने वाले लॉस को तो उसने अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन वही मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए होती, 70 वैल्यू पे होती, तो मैं 70,000 60,000 रुपए में रिकॉर्ड नहीं करता, मैं 50,000 रुपए और रिकॉर्ड करता। मैं आने वाले फ्यूचर को रिकॉर्ड, आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता, फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करता हूं। क्रिएटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बट नॉट क्रिएटिंग प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स। देखिए, आपने किसी को 50,000 रुपए का माल उधार में दिया, लेकिन आप ना अपने पास्ट के रिकॉर्ड से ये चीज देखते आ रहे हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ डेटर पैसा देने से मना कर जाते हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ बैड डेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो पास्ट के रिकॉर्ड से लगता है कि आपको इस साल भी ना 10% के बैड डेट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए तो मैं यहां से लेस करूंगा, मैं अपनी बैलेंस शीट में 45,000 रुपए के डेटर्स लेकर के जाऊंगा। 5,000 रुपए का मैंने फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेट्स की प्रोविजन को मैंने क्रिएट कर दिया। बस ये इसका इसने दूसरा एग्जांपल कर दिया, आने वाले लॉस को उसने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, ये भी यही पॉइंट है। इसकी थ्योरी इतना एक्सेप्ट में नहीं करते, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी आसान सी मैंने लैंग्वेज लिखी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, आज के लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे के लेक्चर में मिलेंगे, आगे की सिलेबस की कवरेज करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।